हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे आज कि हरियाणा सरकार जो किसानों को दूसरी फसलों पर किस तरह डाइवर्ट कर रही है, उनकी आय जिससे दुगनी हो या बढ़ोतरी हो, उस पर क्या योजनाएं चल रही हैं इस समय, इसी पर बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती है सरकार, लेकिन सरकार जो किसान है वो अपनी पुरानी खेती को ही नहीं छोड़ना चाहते, वही खेती कर रहे हैं जो लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो वो दूसरी फसलों पर उनका रुझान बढ़े, डाइवर्ट हो, उसके लिए जो है क्या योजनाएं या क्या सरकार कदम उठा रही है? देखिए कि जो सरकार का मेन फोकस रहा है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर रहा था कि हमारे जितने भी जनमानस हैं उन सभी के पास जो अनाज है वो पहुँचे। लेकिन पीरियड के साथ साथ जैसे जैसे हमारी सभी किसानों की साथ साथ कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ी है, तो वो जो फोकस है अब वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी हमारे डिपार्टमेंट की भी बढ़ जाती है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मेन जो मकसद, मेन जो क्रॉप रहती है वो फिर सारी बागवानी की तरफ से फसलें रहती हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी फसलें हैं तो उसको एरिया इंक्रीज करना और प्रोडक्शन इंक्रीज करना, उसके ऊपर फिर अलग अलग सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं। हमारे स्टेट में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में स्थापित है, और उसके बाद एक नई यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में बनाई जा रही है। तो उन्होंने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं और उसके साथ साथ अलग जोन बनाए हैं, तो जोन वाइज क्लस्टराइजेशन हमने हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की है कि किस जोन के अंदर कौन सी क्रॉप को हमने फोकस करना है। तो उसके तहत कई विभिन्न योजनाएं, आज की डेट में हमारे पास 17 योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार बागवानी के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें जो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पे हम उनको अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मदों के अंदर हम उनको सब्सिडियां देते हैं। बागवानी जैसे की बात करें, जो है फल सब्जी फूल की तरफ जो किसान डाइवर्ट हो, परंपरागत खेती को छोड़ के, तभी उनकी आय दुगनी होगी, उनको भी नया प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए जो है विभाग आपका क्या कर रहा है? हमारा जो मेन जो मकसद है कि जो पर यूनिट जो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़े, और उसके साथ साथ वो तब बढ़ती है जब वो प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। तो हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ अपना विजन डॉक्यूमेंट जो हमने तैयार किया है वो अगले 10 वर्षों 2030 तक का हमने तैयार किया है, जो 2018 में हमने तैयार किया था 12 साल का प्रोग्राम लेके। उसके अंदर ये था कि हम जो अपना एरिया है उसको हम दुगना करेंगे। तो लगभग 9 लाख हेक्टेयर मीन्स लगभग 23 लाख के आसपास, 23.5 लाख के आसपास एकड़ एरिया को हम बागवानी के अंदर टोटल हरियाणा के अंदर लेके जाएंगे, जो कि लगभग 15% बनता है टोटल हमारा कल्टीवेबल एरिया के आस। और जो प्रोडक्शन है वो हम उसको 3 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो आज की डेट में नॉर्मल हमारी एवरेज, चाहे हमारी स्टेट की या दूसरे की, वो कम रहती है vis-a-vis अगर हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें। तो वो प्रोडक्टिविटी को हम 3 गुना करने जा रहे हैं। जो आज की डेट में 15 से 16 टन प्रति हेक्टेयर है, तो उसको हम 25 से 28 टन प्रति हेक्टेयर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने से जो पर यूनिट जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी उसकी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एक एकड़ में उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। जो इनकम उसको पहले 1 लाख रुपए होती थी वो बढ़ के उसको 1.25 से 1.5 लाख रुपए इनकम भी हो पाएगी। तो अब इन सभी क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना और वो किसानों तक पहुँचाना, उसके लिए हमने अलग अलग स्कीमें तैयार की हुई हैं। जैसे आपको बताएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे चलेगी, उसके लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। 11 बन चुके हैं, 3 और पाइपलाइन में, तो 14 के करीब हमारे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। ये सभी क्षेत्र, अलग क्षेत्रों में हमारे सेंटर्स बन रहे हैं। उनका मकसद ये है कि उस रीजन के अंदर, चाहे वो ड्राईलैंड की हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो सब ट्रॉपिकल की हॉर्टिकल्चर है, चाहे सब्जियों के हिसाब से है, चाहे मधुमक्खी के हिसाब से है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग के हिसाब से, या आलू के ऊपर अलग से सेंटर है, या अमरूद के ऊपर अलग से सेंटर। तो ऐसे सेंटर्स अलग अलग रीजनों में हमने बनाए। उनका मेन मकसद ये है कि वहाँ की लोकल टेक्नोलॉजी को हम जो टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करें और नई वैरायटीज़ को हम डेमोस्ट्रेट कर लें, इससे पहले कि वो किसानों तक पहुँचे, ताकि उनको, किसानों को किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेशन में नुकसान हो।
तो उससे क्योंकि 2008 से हमने सेंटर बनाने शुरू किए थे और लगातार हम बनाते जा रहे हैं, तो आज की डेट में जैसे बताया मैंने कि 11 बन चुके हैं और 3 पाइपलाइन में हैं। तो हमारा जो किसानों का रुझान है जो न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी बड़ा है। आज से 5-7 साल पहले पॉली हाउसेज के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता था, वो 20-30 एकड़ के आसपास था। तो आज हम लगभग 1500 हेक्टेयर में लगभग 3000 एकड़ के आसपास से भी ज़्यादा एरिया हमारा पॉली हाउस के अंदर है। अब जो किसान पहले पॉली हाउस को समझता नहीं था, उनकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझता था, आज इन सेंटर की वजह से वो किसानों के पास वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब उनकी इनकम आज अब की बार तो जैसे हमने सुना भी है अभी, कैप्सिकम के अंदर 12 से 15 लाख रुपए प्रति एकड़ की तरफ तक की इनकम की है, और कुकुम्बर के अंदर ये 5-5, 6-6 लाख रुपए प्रति एकड़ में लोग कमा रहे हैं। तो ये इनकम वीज़ ओपन फील्ड से देखी जाए, चाहे वो बागवानी की फसलें ओपन फील्ड की क्यों ना, उससे भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है। और हमारे कई क्षेत्र गढ़ बनते जा रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलर मैं 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें एक तो कैथल और एक जींद, जिसमें नेट हाउसेज के लोग इतने लोग वहाँ पर अपने इस टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं और उनका टाई अप दूसरे प्रदेशों में हो चुका है। कुकुम्बर बहुत लार्ज स्केल पे आ रहा है, सोनीपत में कैप्सिकम काफ़ी लार्ज स्केल पे चल रहा है। तो ये सभी जो भी इंटरवेंशंस रहती हैं स्कीम की, खासकर इन सेंटर की, तो उससे लोगों का रुझान बढ़ता है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। उसके साथ साथ हमने किसानों को, चाहे ओपन फील्ड की फसलें हों, उनको प्रोटेक्ट भी करना है। तो क्योंकि बागवानी फसलें एमएसपी में कवर नहीं होती हैं और एश्योर्ड बाईबैक नहीं है, तो हमने 2 बड़ी ही अनूठी स्कीमें हरियाणा में लॉन्च की थी, जो कि भावांतर भरपाई योजना के नाम से। अगर कहीं भी मार्केट में प्राइस क्रैश होता है, कम हो जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस से, तो वो उसका जो भी बीच का डिफरेंस होगा वो सरकार देती है, और सरकार दे भी रही है। तो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास अभी तक हम किसानों को प्राइस प्रोटेक्शन के तौर पे दे चुके हैं। और उसके साथ एक जो योजना अभी इस साल से शुरू की है, 2020 से शुरू की है, वो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। वो बागवानी फसलों का प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, तो हरियाणा सरकार ने अपना सारा प्रीमियम का जितना भी था वो सब सरकार देगी, सिर्फ 2.5% हम किसानों से लेंगे, जो लोग 750 या 1,000 रुपया सब्जियों और फलों के लिए बनता है। और उसके एवज में 30,000 से लेकर 40,000 रुपये 1 एकड़ का हम उसका अगर कोई भी वेदर की वजह से कोई नुकसान होता है तो वो हम कवर करेंगे। तो इससे लोगों का प्राइस प्रोटेक्शन भी होता है, और साथ साथ उनको अगर कभी भी वेदर से कोई नुकसान आता है वो भी उसमें कवर हो जाएगी। तो किसान एक सुरक्षित महसूस करता है और बागवानी तरफ रुझान बढ़ने की पूरी उम्मीद रहती है, और किसान आ भी रहे हैं। इसके साथ एक अन्य जो है किसानों का अक्सर खासकर बागवानी फसलों को रहता है कि मार्केटिंग कैसे की जाए और उसको बेचा कहाँ जाए और कैसे जोड़ा जाए। तो उस क्षेत्र में हरियाणा सरकार जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन कर रही है, और 3 बहुत बड़ी मंडियां बनाई जा रही हैं, जिसमें एक तो एप्पल मार्केट और सब्जी की मार्केट जो एप्पल मार्केट के नाम से मशहूर है, ये पिंजौर में बनाई जा रही है। उसके काफ़ी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। और एक अन्य जो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी मंडी होगी, इंडिया की तो है ही है, वर्ल्ड की भी, वो 500 एकड़ के आसपास क्षेत्रफल में गन्नौर सोनीपत में बनाई जा रही है। वहाँ पर बल्क में बाइंग, ट्रेडिंग, ऑक्शन, ये सब का प्रोविज़न रखा गया है, और फल सब्जियां सब उसके अंदर कवर की गई हैं। तो एक हब बनेगा वो, जिससे एक अश्योर्ड मार्केटिंग का और सेलिंग का एक पॉइंट क्रिएट होगा। उसके अलावा एक स्पाइसेस की मंडी बनाई जा रही है सोनीपत के अंदर, लेकिन इसके पैरेलली हम किसानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि किसान अपना भी मार्केटिंग चैनल डेवलप करें, जिसके लिए हरियाणा सरकार उनको ऐसे पैक हाउसेस बनाने के लिए 70 से 90% तक का अनुदान देती है। तो ऐसे जितने भी हमने क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हरियाणा में, जहाँ पे ज़्यादा बागवानी का फसलें होती हैं, वो लगभग 400 करीब हैं। तो उन्हीं के क्लस्टर्स के अंदर हम एक एफपीओ बना रहे हैं, जो आज की डेट में लगभग 643 के आसपास एफपीओ हम हरियाणा में बना चुके हैं, जो कि हरियाणा इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। और सरकार ने जैसे हमारा सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है वो लगभग है कि 1000 एफपीओ हम बनाएं। तो अगले साल तक हम ये 1000 एफपीओ पूरे कर देंगे, एक साल में, ये 2022 के अंत तक। और उन सभी क्लस्टर के अंदर ऐसे से पैक हाउसेस बनाने का हमने ऑलरेडी जो प्रोग्राम है शुरू हो चुका है, 7 बन चुके हैं, और 40 के आसपास हमारे मार्च के एंड तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और 60 के अन्य के ऊपर काम है जो इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर के, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर
वो भी पूरे हो जाएंगे। तो एक हरियाणा एक सप्लाई चेन के मामले में एक हब बन जाएगा, जिसमें किसान डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस को एग्रीगेट करेंगे, बाई बैक कर सकते हैं, कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, उनको ग्रेड कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो वहाँ स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के प्रोविज़न उस पैक हाउसेज में है। और उसी में पिछले 2 महीने पहले एक अलग अलग जो भी हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं हरियाणा, तो उन्होंने काफ़ी रुझान दिखाया था एफपीओ के साथ, और ऐसे 20 कंपनियों का 22 एफपीओ के साथ एमओयू साइन हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे और कंपनियां, ई कॉमर्स की कंपनीज हैं जिनको फ्रेश प्रोड्यूस चाहिए। और हरियाणा का एडवांटेज ये है कि हम एनसीआर रीजन में 5.5 करोड़ की जनसंख्या का उसको फीड करना है, और दिल्ली के हम 2 या 3 घंटे के आसपास किसी भी एरिया से हम एनसीआर रीजन में पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी मार्केट को फ्रेश प्रोड्यूस और फ्रेश प्रोड्यूस से सिर्फ हरियाणा ही कैटर कर पाता है, क्योंकि 3 साइड से हमने घेरा हुआ है। कंजीनियल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी फेवरेबल है, तो किसानों को बागवानी को अडॉप्ट करने में बड़ी सहूलत हो रही है यहाँ पर। और मैंने जो पीछे रुझान देखा है, हम लगभग 15 साल से हम देख रहे हैं, तो लेकिन पिछले 3 साल से किसानों का रुझान बागवानी की तरफ जरूर से ज़्यादा बढ़ गया है। वो नए नए बाग, चाहे वो अमरूद के हैं, चाहे वो किन्नों के हैं, वो लगाने शुरू किए हैं। सब्जियों में डाइवर्सिफाई हो गए, पॉली हाउसेज या नेट हाउसेज में बहुत आ गए हैं, वाटर रिसोर्सेज के स्ट्रक्चर शुरू हो गए, बैम्बू स्टैकिंग बड़ी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ आ गए, मशरूम की तरफ काफ़ी प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ऐसे सभी तरह से ये किसान अपने आप को, जिसमें उनको दिखता है कि रीजन में जहाँ वो क्रॉप हो सकती है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा 2030 तक का जो हमारा विज़न है कि हम इसको 15% तक लेके जाएंगे, वो हम बल्कि मुझे लगता है वो पहले पूरा कर पाएंगे। और एक हॉर्टिकल्चर स्टेट की तरफ हरियाणा एक नंबर 1 स्टेट की तरफ बढ़ के उभर कर आएगा। बिल्कुल बढ़ रहा है। मैं सर डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जो अब किसान 4-5 सालों का अगर आंकड़ा देखें, कितने जो किसान हैं वो हॉर्टिकल्चर की ओर बढ़े हैं? अगर रकबे की बात करें, पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 एकड़ में बागवानी होती थी, तो आज के समय पे हरियाणा कहाँ खड़ा है? हरियाणा जब देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा तब से है जब से ये डिपार्टमेंट बना था 1990-91 में, तो उस समय 16,000 हेक्टेयर के आसपास एरिया हुआ करता था हमारे पास। तो आज हम 4,17,000 हेक्टेयर एरिया, लगभग 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा के एरिया के अंदर बागवानी की फसलें हरियाणा में की जाती हैं। और पिछले 4-5 साल में लगभग 1 लाख एकड़ एरिया इसके अंतर्गत आया है। और हम तो टारगेट ये लेके चलते हैं कि कुछ तो लोग अपने आप भी लगाते हैं, लगभग 20,000 एकड़ एरिया हम प्रतिवर्ष इसके अंदर लेके भी आएँ, ताकि हम अपना जो हमारा जो टारगेट है पिछले अगले जो 2030 तक का, ताकि उसको भी हम अचीव कर पाएँ। और किसानों का भी बहुत रुझान है। और अगर हम बजट की बात करें कि किस हरियाणा सरकार इसको कैसे सपोर्ट करती है, जब अभी देखें तो हमारा बजट पिछले ही 3-4 साल में लगभग दुगने से डबल ज़्यादा हो चुका है। तो आज की जो 2021-22 में हमारा बजट 486 करोड़ के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा बजट है। और अगर हम दूसरी स्टेट्स को देखें या दूसरे स्टेट्स में जो इनकी गतिविधियों को देखें, तो इस सिर्फ बजट की और अच्छी नीतियों की वजह से नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। और अगले साल में भी हमें आदेश हुए हैं कि कोई 4-5 अच्छे प्रोग्राम और देखें जहाँ पे सरकार किसानों को और मदद कर पाए, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रहेगा कि हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर हम काफ़ी फोकस करना चाह रहे हैं अगले वर्ष के अंदर। एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जिसमें नेचुरल फार्मिंग के तो काफ़ी जो है ज़्यादा अब जो जनता है या कहें आम लोग भी है ऑर्गेनिक खाना पसंद करते हैं, क्योंकि केमिकल का उपयोग इतना होने लगा और बाद में आगे चल के भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर भी जो सरकार ध्यान दे रही है, इस पर भी काम कर रही है। हाँ, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर वैसे तो कई वर्षों से काम हो रहा था। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसके पैकेजेस बन चुकी हैं। तो उसके लिए अलग से हम अगले साल एक प्रोग्राम बनाया है कि ऐसे क्लस्टर्स हम आइडेंटिफाई करें हर एक ज़िले के अंदर। लगभग 1,000 एकड़ एरिया का टारगेट हम अगले साल के लिए हमने प्रपोज किया है। और उसी के अंदर ही हम इसको हम जो चाह रहे हैं, हम इसको आउटपुट बेस्ड इंसेंटिवाइज करेंगे इंस्टेड की इनपुट बेस्ड भी। इनपुट पे सब्सिडी ना देने के बजाय हमारी कोशिश ये रहेगी कि
अगर उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है या उसकी पेस्ट जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ते हैं और उसकी प्रोडक्शन कम होती है, ताकि हम उस किसानों को 3 साल तक इंसेंटिवाइज कर पाएँ, ताकि वो किसान ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। और उनको अगर कोई ऑर्गेनिक की वजह से नुकसान होता है ईल्ड की वजह से, तो वो हम कंपनसेट करें। और अगर वो मार्केट के तौर पे हैं तो उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम उनकी मदद करेंगे। तो ऑर्गेनिक के ऊपर काफ़ी हमारा स्कोप है, जो फोकस हमने कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन का जैसे मैंने पहले बताया, उसके साथ साथ एक एफपीओ का, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, एफपीओ और उस एफपीओ जिस क्लस्टर में काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने का है। वहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, फ्रेट के लिए जो मदद हो सकती है, उसके ऊपर हमने अलग से प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। और साथ साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने बताया आपको, इसके ऊपर काफ़ी, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 2-4 लैब भी बनाने की हम बात कर रहे हैं। 2 लैब ऑलरेडी हमारी पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बनी हुई है। एक लैब हम हनी के ऊपर एक बनाना चाह रहे हैं, जिसका प्रपोजल पहले ही भारत सरकार को भेज दिया है, तो वो भी उम्मीद है कि वो बनेगा। इसके साथ एक हनी ट्रेड सेंटर हम बना रहे हैं अपने इंटीग्रेटेड बी कीपिंग सेंटर में, जहाँ पे हनी का भी ऑक्शन भी हो पाएगा। तो ऐसे 5-6 नए इनिशिएटिव्स हैं, नए प्रोग्राम्स हैं, नई इनोवेटिव स्कीम्स हैं, जिसको हम नई टेक्नोलॉजी, खासकर आपने हाइड्रोपोनिक्स सुना होगा, एरोपोनिक्स सुना होगा, वर्टिकल फार्मिंग सुना होगा, तो और ये सोलर बेस्ड टेक्नोलॉजी सुनी होगी आपने, और ड्रोन बेस्ड स्प्रे टेक्नोलॉजी सुनी होगी। ये सभी का सभी हमने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अंदर अगले साल के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा जारी है। और उम्मीद करते हैं कि अगले बजट में हम इसके ऊपर जो भी नया प्रोग्राम है हम इसको जरूर लॉन्च करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया भाई सिरसा में किन्नू की फसल ज़्यादा होती है, रोहतक में पानी जो है उसका वाटर लेवल काफ़ी हाई है, इधर दक्षिणी हरियाणा की बात करें इधर वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। तो कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम जो फील्ड में जाके आपका विभाग वहाँ पर जानकारी देता हो कि आपको इस तरह के फल, सब्जियां, फ्रूट, क्योंकि फील्ड में अगर उतरेंगे तो ज़्यादा जागरूक होंगे। कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता दिखता है कि आप जाके मोटिवेशन अगर फील्ड में करेंगे तो किसान ज़्यादा इस पर जागरूक होगा और इस तरफ ज़्यादा रुझान उसका बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, एक्सटेंस हमारे जो डिपार्टमेंट का जो मेन काम है वो एक्सटेंशन ही है। और एक्सटेंशन का मतलब है जो भी प्रूवन टेक्नोलॉजी हैं उनको हम डिसेमिनेट करें, और कहीं पे अप्लाइड टेक्नोलॉजी हैं उसके लिए हमने, क्योंकि हरियाणा हालांकि राज्य छोटा है, उसके बावजूद भी हमने ऐसे 11 सेंटर पहले बना चुके हैं जहाँ टेक्नोलॉजी को हम डिस्प्ले कर पाएँ। अब हमारा मकसद है कि उन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की हों, चाहे वो हमारे अपने डेमोस्ट्रेशन सेंटर्स की हों। तो पहली बार हमने पिछले वर्ष एक विलेज ऑफ एक्सीलेंस का प्रोग्राम शुरू किया है। उसके अंदर हमने लगभग 60 के करीब ऐसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस हमने चूज किए हैं, और इन सभी केंद्रों को उन विलेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ जोड़ दिया है कि हर एक सेंटर ने, जैसे 11 सेंटर जिसका मैं जिक्र किया है, तो एक सेंटर के पास कम से कम भी 6 से 7 ऐसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस आप चूज करो, और एक विलेज ऑफ एक्सीलेंस में 5 किसानों को आप अडॉप्ट करो, जिसमें जो भी सेंटर के ऊपर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे उनको डेमोस्ट्रेट करो, उनको डिस्प्ले करो। सब्सिडी तो हम देते ही रहते हैं, उनमें भी स्कीम में भी देंगे, वीओई में भी देंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को वहाँ पे उनकी देख रेख में वो ट्रांसफ़र होंगी, और उसको हम हैंड होल्डिंग करेंगे 3 से 5 साल तक, ताकि उन्हीं की कामों को वो जो टेक्नोलॉजी हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो वहाँ पे जा पाएँ। तो ये प्रोग्राम पिछले साल हमने लॉन्च कर दिया है, और अभी उसको फार्मर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब वो स्टार्ट भी हो चुका है। अब जैसे मैं एग्जांपल करूं कि हमारे अगर किन्नू की आपने बात की है, तो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स का है मंगियाना सिरसा के अंदर, तो वो उसकी प्रूनिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से पीच, पियर, प्लम्स हैं, इसकी ट्रेनिंग जो जनवरी में होती है इंपॉर्टेंट होती है। अब वो जो अडोप्टेड विलेजेस हैं वहाँ पे वो खुद हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो एसएमएस हैं वहाँ पे सेंटर्स पे, वहाँ जाते हैं और अपने सामने कराएं उन अडोप्टेड फार्मर्स के यहाँ, ताकि हम वहाँ पे फिर फील्ड डे करें और आसपास के किसानों को बुला के वहाँ देखें। तो एक तो ये तरीका है जो हमने अपनाया। दूसरा ये कि हमारी सभी जो भी योजनाएं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। लगभग 16 के करीब ऐसे हमारे पोर्टल हैं, उसको एक ही पोर्टल के अंदर हम ले हैं, जिसको खुशहाल बागवानी के नाम से पोर्टल पे, और सब डोमेन हमने आगे बना दिए हैं। तो किसानों को ईज हो गया कि अप्लाई करना और सब्सिडी के लिए उनको आगे असिस्टेंस करना, तो उसको वो भी ईज हुआ है। इसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो है स्किल के ऊपर, कि ना केवल उनको डेमोस्ट्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, उनको ट्रेन भी करना। तो ऐसे हमने हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा करनाल में स्थापित है, तो एक काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पर,
हमने वहाँ पे 8 क्वालिफिकेशन पैक है जो ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा MOU साइंड है, जिसके अंदर वो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। और एग्ज़ाम जो होता है वो भी आस्की स्किल मिशन मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी है उनके तहत होता है। एग्ज़ाम भी वही लेते हैं, पेपर और साथ साथ जो सर्टिफिकेट है वो इशू करते हैं। पढ़ाने का काम जो होता है या जो रिसोर्स पर्सन काम होता है वो हमारे इंस्टीट्यूट का काम है। तो वो हमने अपने वहाँ पे 8 ऐसे क्वालिफिकेशन पैक शुरू कर दिए हैं, ट्रेनिंग शुरू वहाँ पे चलती हैं और साथ साथ वहाँ पे हम वेबिनार्स भी करते हैं। अब ये हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल में था, अब इसको भी एक्सपेंड कर दिया हमने। जितने भी हमारे 6 मेजर सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स को भी हमने क्वालिफिकेशन पैक के लिए, वीकली ट्रेनिंग के लिए, वेबिनार के लिए जिम्मेवारी दे दी हुई है। तो पिछले 1 वर्ष में उन्होंने काफ़ी वेबिनार्स ऐसे कर दिए हैं और साथ साथ जो क्वालिफिकेशन पैक के भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो इसमें एनरोल हो रहे हैं। तो इस तरह से भी हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन के जो बागवानी की तरफ आना चाहते हैं वो ट्रेंड हो पा रहे हैं। और कई चीज़ों के लिए तो हमने कंपलसरी किया, अगर भी किसी ने बी कीपिंग का काम करना है या पॉली हाउस का काम करना है तो जब तक वो ट्रेनिंग लेगा तो उसको हम, चाहे वो बेशक अप्लाई किया हो उसने असिस्टेंस का, हम उसको असिस्टेंस नहीं देते हैं। तो पहले आप 1 हफ्ते की जरूर ट्रेनिंग लो ताकि आप बेसिक फंडामेंटल उसको समझ पाएँ। तो ऐसे कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आइडियाज़ हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में और उनको ट्रेंड भी करते हैं और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जिन्होंने जानकारी दी किस तरह जो हरियाणा सरकार है वो किसानों की आय दुगनी बढ़ाने को लेकर या कहें परंपरागत खेती से उन्हें बागवानी की तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ PTC न्यूज़ चंडीगढ़।